देखिए कल हम लोग पढ़े थे द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ठीक है, आज हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगा लें, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो लिखें चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर किया गया कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कोई भी अगर चुंबकीय द्विध्रुव है और उसे आप चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हो, ठीक है, तो जो कार्य होगा वो कार्य चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब हमको उस कार्य की गणना करनी होगी कि हमने कितना कार्य किया। उस कार्य की गणना करने के लिए हमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये जिसकी दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक, हमने इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव ले लिया। चुंबकीय द्विध्रुव यानी दंड चुंबक। इस दंड चुंबक का ये वाला पोल नॉर्थ और ये साउथ है और इसको हमने थीटा कोण पे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस दोनों पोल पे, चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों पोल पे दो बल कार्य करेंगे। इन दोनों बलों का जो परिमाण होगा वो होगा m इंटू बी। ठीक है, और ये दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, बराबर, और दिशा में होंगे विपरीत। ठीक है, तो ये इस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाएंगे जिसके कारण इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न होगा और वो बलाघूर्ण इसे घुमाएगा जब, तो कितना कार्य करेगा उस कार्य की हमें गणना करनी होगी। मान लीजिए कि यह जो है द्विध्रुव जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे रखा है। ठीक है, जिसकी लंबाई टोटल है 2l। तो जब थीटा कोण पे रखेंगे तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कितना लगेगा, टाउ इक्वल टू m b साइन इतना बलाघूर्ण लगेगा। और ये बलाघूर्ण कल हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कैसे आया है। तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर इतना बलाघूर्ण कार्य करेगा और यही बलाघूर्ण इस चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये बलाघूर्ण इसको
कितना डिग्री घुमा रहा है या कितना कार्य कर रहा है, उस कार्य की गणना कर लेंगे। वही कार्य जो होगा इस चुंबकीय द्विध्रुव की क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, यानी स्थिर ऊर्जा की गणना हो जाएगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक चुंबकीय द्विध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है, जिस पर लगने वाला बलाघूर्ण का जो मान है, टाउ की जो वैल्यू है वो है md sin थीटा। ये बलाघूर्ण है जो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करेगा, ठीक है। और ये एक तरह का बल ही है। यदि चुंबकीय द्विध्रुव d थीटा कोण घूमती है तो किया गया कार्य, तो कितना कार्य होगा, तो देखो अगर d थीटा कोण घूमेगा, एक छोटा सा एंगल घूमेगा, तो कार्य भी क्या होगा, छोटा सा होगा। dw बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, यानी जो कोण घूमेगा, ठीक है। dw बराबर टाउ का मान ये है md sin थीटा इंटू डी थीटा, यानी इतना कार्य होगा। अगर डी थीटा कोण वो बलाघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाएगा तब कितना कार्य होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि यह बलाघूर्ण इस चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाता है, मतलब कभी कभी होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री घुमाए तो कितना कार्य होगा, 30 डिग्री से 90 डिग्री घुमाए तो कितना होगा। तो जो 30 है वो θ1 है और जो दूसरा कोण आप बता रहे हैं वो θ2 है, ठीक है। यहां लिखेंगे यदि चुंबकीय द्विध्रुव θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है तो किया गया कार्य, तो कितना कार्य होगा। तो देखिए तब दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, W, और ये हो जाएगा θ1 से mb sin थीटा d थीटा, ये होगा। इसमें से समाकलन केवल sin थीटा का होगा, क्योंकि d के साथ थीटा है तो थीटा वाले टर्म का समाकलन होगा, बाकी समाकलन के तो हो जाएगा W बराबर mb इंटीग्रल θ1 से sin थीटा d। अब आप सभी को पता होना चाहिए sin थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, इतने का समाकलन होता है। और ये हो गया θ1 से θ2, ठीक। माइनस को ब्रैकेट के बाहर कर दें तो हो जाएगा माइनस mb ब्रैकेट में cos थीटा, θ1 की जगह पहले अपर लिमिट
माइनस होता है cos थीटा की जगह लोअर लिमिट, ठीक है। तो टोटल इतना कार्य होगा, इतना कार्य होगा, ठीक है। अब देखिए जब इतना कार्य होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी इतनी ही होगी, चूंकि किया गया कार्य ही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो जब कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है तो U बराबर क्या हो गया, W का मान है माइनस एम बी इन ब्रैकेट्स cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि हम ये मान लें, देखो स्थिर ऊर्जा का ये भी सूत्र मिला आपको, अगर हम ये मान लें यदि, ठीक है, थीटा 1 की वैल्यू, ध्यान देना, अगर हम थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री मान लें या 90 डिग्री मान लें, कोई एक इसमें से मान लें अगर हम, तो मान लो अगर थीटा 1 मान लिया गया 90 डिग्री, ठीक, तथा थीटा 2 मान लिया हमने कितना, थीटा, तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम बी ब्रैकेट में cos थीटा 2 के जगह माइनस cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा U बराबर माइनस एम बी cos थीटा, यानी इतनी इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। समझ में आ गई बात, इतनी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर इतना बल आघूर्ण लगेगा, और ये बल आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाएगा, तो अगर घुमाएगा तो कितना कार्य करेगा, तो इतना कार्य करेगा, ठीक। अब इसमें जो एंगल है वो अगर आपसे कहा जाता है कि इतने डिग्री से इतने डिग्री तक घुमाने में कितना कार्य होगा, तो थीटा 1 पहला डिग्री वाला हो जाएगा और थीटा 2 दूसरा, जहां तक आप घुमाओगे वो मान रख के हल कर दीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग लगाइए, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम एक चुंबकीय द्विध्रुव ले लेंगे, मान लेते हैं यह एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी ये वाला सिरा जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक। दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाला जो अक्ष होता है उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसी पर कहीं एक पॉइंट हम मान लेते हैं P, ठीक है। तो इस पूरे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इस P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो आप सभी को पता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य क्या है, m है। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से हम P की दूरी मान लेते हैं R। कितना? पूरे चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई होती है 2L, पूरी लंबाई 2L होती है, तो ये मध्य बिंदु है तो आधी लंबाई L। तो चुंबक के एक ध्रुव से P की दूरी क्या होगी, R माइनस, और दूसरे ध्रुव से P की दूरी कितनी होगी, R प्लस L। ठीक है, अब बारी बारी से हम एक एक ध्रुव के कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र को निकालेंगे। तो लिखेंगे, माना इस चुंबकीय द्विध्रुव का नाम दे दें AB। तो लिखेंगे, माना AB एक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। माना AB एक चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके ध्रुवों का सामर्थ्य क्या है, m, तथा ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। यहीं पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, द्विध्रुव के n ध्रुव के कारण, ठीक है भाई, मध्य बिंदु से P की दूरी R मान लिया गया। अब द्विध्रुव का एक ध्रुव S है और एक ध्रुव N है, तो पहले S की बात कर लें। S ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, P पर चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और उस ध्रुव का सामर्थ्य M अपान, और क्या होगा, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी है R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है द्विध्रुव के n ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर क्या होगा,
म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बटा ये होगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो जब हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना, B बराबर B1 माइनस B2 करेंगे। कारण क्या है, देखिए यस, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर साउथ है, और नॉर्थ के कारण किधर होगी, इधर। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत है ना। तो जब विपरीत होते हैं और दोनों सदिश राशि हैं, तो जब दो सदिश एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है तो परिणामी में क्या होता है, B1 माइनस होता है। जब दो सदिश एक दूसरे के ठीक विपरीत हों तो उनका रिजल्ट हमेशा माइनस में होता है, निगेटिव होता है, यानी घटाया जाता है। और दोनों के दिशा अगर सेम हो जाए तो परिणामी में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो परिणामी माइनस हो जाएगा, यानी B बराबर B1, यानी ये म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बाई आर माइनस एल का माइनस V2, म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बाई आर प्लस, ठीक है। अब इसमें से म्यू नॉट अपान 4 पाई और एम कॉमन ले लें, तो यहां बचा 1 बटा माइनस 1 बटा ये बचा। चलिए B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R प्लस एल का माइनस R माइनस एल का बटे में R स्क्वायर माइनस ये होगा ना, देख लो। अब इसको ब्रेक करो तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू R स्क्वायर प्लस और यहां देखें माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस हो गया बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, यहां देखो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से गुणा करोगे अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे, बदल गए, बटे में R स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। अब देखो प्लस R माइनस R प्लस L, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम, ये हो गया 4RL, नीचे हो गया R स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, चूंकि जो द्विध्रुव की लंबाई ये है आधी L, ठीक है, वो R के तुलना में क्या है, तो चूंकि L लेस देन R, तो L स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो जब L स्क्वायर छोड़ दोगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 4RL, या एम भी है, बटा नीचे देखें R पे क्या घात, ये R से 4, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान, और देखिए ये m है, ये हो गया 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2L बटा R पे। आप सभी को पता है कैपिटल M बराबर इतना होता है, तो m और ये 2L की जगह कैपिटल M, तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 कैपिटल M बाई, ये हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गई बात।
एक चीज ध्यान रखना इसमें, जो चुंबकीय क्षेत्र यहां निकाला गया है इस ध्रुव के कारण यहां पे जो निकल रहा है, ठीक है, कैसे जान रहे हैं कि यहां पर इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा? तो यहां पर भी हमें एक कोई कण रखना पड़ेगा जिसके वजह से ये इसको अगर आकर्षित करता है तभी तो जानेंगे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, या प्रतिकर्षित करता है तब जानेंगे। तो यहां पे जो चुंबकीय कण है, जो भी ध्रुव है, उसका मान क्या मान लेंगे हम? 1, ठीक है। जैसे कूलाम के नियम में क्या था, Q1 Q2/r², याद है ना? यहां हमने सिर्फ m लिखा है, तो m हो गया, Q1 की जगह हो गया ये, और Q2 की जगह हो जाएगा ये। इसका मान 1 है, तो गुणा करेंगे तो केवल आएगा m। तो ध्यान रखना यहां पर m2 जो है वो क्या है? 1 है। समझ में आ गई बात? अभी भी नहीं आई? अरे भाई कौन समझे इसको? ये फार्मूला होता है ना, M1 M2 होगा कि नहीं होगा? होगा। है नियतांक है चुंबकीय द्विध्रुव का। जैसे समझो विद्युत द्विध्रुव में 1/4πε0 होता है, विद्युतशीलता वाला होता है ना। ये चुंबक है तो चुंबकशीलता वाला रहेगा ना, तभी लिखा गया μ0/4π। समझ में आ गई बात? और ये वहां होगा M1 M2, तो M1 हो गया इस ध्रुव का M, और M2 का मान क्या हो गया? 1। तो जब यहां 1 रखोगे तो 1 गुणे m क्या आएगा? इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा था? m। वही चीज यहां भी लिखा, देखो। समझ में आ गई बात? कर लो।